हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे। मेरा नाम अभिनव कुमार बौरे और मैं आपके समक्ष आज क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान की एक और क्लास लेकर प्रस्तुत हूं। आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं तो आप शायद थंबनेल में देख चुके होंगे और हम आज डिस्कस करने वाले हैं अल नीनो और ला नीना के बारे में। इसके बारे में एक स्टेटमेंट कोड होता है, कहा जाता है कि ये एक ग्लोबल इंपैक्टिंग फिनोमिना है बट ये लोकल अकरिंग होता है, अर्थात स्थानीय स्तर पर होने वाली एक घटना वैश्विक स्तर पर जो है वो प्रभाव लाती है। अगर मैं आपसे स्टेटमेंट कोट करूं बच्चों कि जिस वर्ष आप पाएंगे कि भारत में सूखा पड़ा है, उसी वर्ष आप पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन अर्थात चक्रवातों की इंटेंसिटी कम हो जाती है। आप पाएंगे कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हो जाता है जिस साल हमारे यहां ड्रॉट अर्थात सूखा पड़ता है। अगर मैं आपसे कहूं जिस साल भारत में सूखा होगा, आप नोटिस करें, आप पाएंगे कि पेरू जो कि एक दक्षिण अमेरिका का अर्थात सदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो नीचे वाला कॉन्टिनेंट है, उस वाले पार्ट में आप पाएंगे कि आटाकामा के मरुस्थल में बाढ़ अर्थात फ्लड आ जाती है। इसी प्रकार आप पाएंगे कि जिस वर्ष भारत में सूखा पड़ेगा, उसी वर्ष कैरेबियन आइलैंड, जिसे हम आमतौर पर वेस्ट इंडीज कहते हैं, फाइन, उन क्षेत्रों में आपको जो टॉर्नेडो हैं, फाइन, उनकी इंटेंसिटी कम होती हुई दिखेगी। आप पाएंगे कि जिस वर्ष भारत में सूखा पड़ेगा, उस वर्ष यूएसए के विंटर डाइल्यूटेड होंगे, कनाडा में स्नोफॉल कम होगी, यूएसए में स्नोफॉल कम होगी, विंटर्स डाइल्यूटेड होंगे और चिनूक नामक स्थानीय पवन का प्रभाव भी कम होता हुआ दिखेगा। तो क्या है ये अल नीनो, क्या है ये ला नीना और किस प्रकार से ये भारतीय मॉनसून को प्रभावित करते हुए पूरे क्षेत्र के अर्थात इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज वेल एज नॉर्थ, साउथ, इवन सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन सभी को प्रभावित करने वाला एक लोकल फिनोमेना किस प्रकार से वैश्विक जलवायु को प्रभावित करता है, आज हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि इंडिया का पीएम जिस टाइम पे बजट बना रहा है, इंडिया के वित्त मंत्री जिस समय पर बजट बना रहे हैं, उस समय पर दे परफेक्टली यूज टू कॉल फॉर पैसिफिक ओशन, फाइन। ये हिंद महासागर के आगे एक महासागर पड़ता है जिसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं। प्रशांत महासागर के द्वीपों में जो लैब्स हैं, जो लेबोरेटरीज हैं, इनको कॉल करके इनसे परफेक्टली डेटा रिसीव करा जाता है कि पैसिफिक अर्थात प्रशांत महासागर में किस दिशा में पवनों का प्रवाह है। क्योंकि प्रशांत महासागर में पवनों के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन या मैं कहूं रिवर्सल, विपरीत हो जाना, यह भारतीय उपमहाद्वीप में सूखा या बाढ़ यह लेकर आता है। और यह भी याद रखें बच्चों, अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक वर्ष अगर फ्लड आती है अर्थात बाढ़ आती है, तो उसके नेक्स्ट ईयर आपको ड्रॉट देखने को मिलेगा, सूखा देखने को मिलेगा। तो ये अल्टरनेटिवली सूखा एवं बाढ़, इसका क्रम का वास्तविक कारण क्या है? अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करा था कि किस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून का आगमन होता है। हमने उस वीडियो में डिटेल में देखा बच्चों कि किस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के आगमन के साथ पवनों की दिशा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। आज हम ये देखने वाले हैं कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे इंपॉर्टेंट कारक अर्थात अल नीनो और ला नीना किस प्रकार से भारत तथा किस प्रकार से विश्व की जलवायु को प्रभावित करता है। अब इस चीज को समझिएगा कि जब भी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा आपसे प्रश्न करेगी कि भारत में मानसून के अराइवल अर्थात मानसून के आगमन को समझाइए, तो हर बार थोड़ा बहुत उसका एक्सपेक्टेशन ये जरूर होगा कि आप आंसर में एक्सप्लेन करें कि वो कौन कौन से घटक हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। अब इसी क्रम में याद रखें कि ये जो टॉपिक आता है अल नीनो और ला नीना, इसमें फुल पोटेंशियल है और एन नंबर ऑफ टाइम, अगर मैं आपसे कहूं तो हर 5 साल में 1 या 2 बार आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा सिविल सेवा की, या तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, अदरवाइज मेंस के एग्जामिनेशन में। क्लियर? ये फिनोमेना अर्थात अल नीनो और ला नीना आपको देखने को मिल सकता है ज्योग्राफी के केस में, फिजिकल ज्योग्राफी के केस में, और खासकर कभी कभार देखने को मिलता है एनवायरमेंट के केस में। क्लियर? तो ये काफी ट्रांजिएंट टॉपिक है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट शिफ्ट भी होता है। आप इसे जो है इकोनॉमी में भी यूज कर सकते हैं, जहां पर आप इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करें, वहां इन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को भी मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? याद रखिए, एक बेहतर आंसर, एक अच्छा उत्तर वो होता है जिसमें बहुत सारे डायमेंशन हो। ट्राई करें कि सारी चीजों को इंटरलिंक करें। क्लियर? अगर आप चाहते हैं आज के इस वीडियो में जो भी मैं डायग्राम्स और पीडीएफ यूज करने वाला हूं, ये आप चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इजीली इसको एक्सेस कर पाएंगे।
मैं क्लास ओवर होने के बाद इसे तुरंत अपलोड कर दूंगा, आप वहां से रिसीव कर लें। अदरवाइज अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप इसे रिसीव कर पाएंगे। मेरी आईडीज पे सर्च करें, यू कैन इजीली गेट द पीडीएफ। ओके, चलिए नाउ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझें कि अल नीनो, व्हाट इज अल नीनो एंड ला नीना। अब देखिए, पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अल नीनो है और जो ला नीना है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में एक लाइन कही जाती है, ये बॉय और गर्ल चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट हैं। फाइन, अर्थात कभी कभार ऐसा यूज होता है, तो आप इन वर्ड से फेमिलियर रहें। कभी कभार बॉय तथा गर्ल चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट, ये इंग्लिश में ही यूज होगा, ये इस प्रकार से बोला जाता है। कई बार इसे जो है ई, जस्ट अ सेकेंड, ENOS भी कहा जाता है। अब इन वर्ड्स का कहां उपयोग होगा, मैं आपको आगे जब ये वर्ड्स आएंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अल नीनो और ला नीना के बारे में। क्लियर? तो पहले हम देखेंगे अल नीनो के बारे में। क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैं यहां ड्रॉ करना चाहूं, इफ आई वांट टू ड्रॉ द मैप ऑफ वर्ल्ड, फाइन, तो यहां बहुत ध्यान से देखिएगा। आप एक चीज पाएंगे कि हमें ना दो तरीकों से इसमें मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले मैं आपको एक नॉर्मल कंडीशन में मैप ड्रॉ करता हूं, उसकी एक्सट्रीम कंडीशन और उसकी रिवर्सल कंडीशन फिर हम देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यहां ड्रॉ करेंगे, आप पाएंगे इस दिशा में, खासकर इस वाले पार्ट में। बच्चों ये है साउथ अमेरिका अर्थात दक्षिण अमेरिका, कभी कभार इसके लिए वर्ड भी यूज होता है, इसे लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका। इससे कंटिन्यूएशन में आप जाएंगे तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसे अलास्का कहा जाता है, ये कैलिफोर्निया का पार्ट है एंड दिस इज द नॉर्थ अमेरिका। क्लियर? इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अभी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ये आप पाएंगे कि ये है भारतीय उपमहाद्वीप, इसके पश्चात ये जो है ये चाइना वाला भाग है और इस प्रकार से चलते हुए ये आगे तक जाएगा। क्लियर? तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अपना कंसंट्रेशन ब्रेक ना करें और कभी भी ये ट्राई ना करें बच्चों कि मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ आप साथ साथ डायग्राम बना लें। क्लियर? तो देखिएगा बहुत ध्यान से, और ये जो भाग है, ये भाग है, इसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया। और ट्राई करें बच्चों इस चीज का भी कि जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, डू नॉट ट्राई टू मेक डायग्राम्स, अभी डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। जब पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए आप डायरेक्टली टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लें, उसके बाद उस डायग्राम को प्लॉट करें, पहले मेरा एक्सप्लेनेशन को समझें। क्लियर? अब बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने शायद आप सभी को प्रीवियस क्लास में यह चीज एक्सप्लेन कर रखी थी। मैं इसे जरा जूम आउट करता हूं, इसे हम थोड़ा साइड करते हैं। क्लियर? ये जो है ये हम डायग्राम आगे प्लॉट करेंगे। क्लियर? अब देखिएगा बहुत ध्यान से बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं तो हमने बेसिकली प्रीवियसली ये देख रखा था कि अगर मैं इस प्रकार से ड्रॉ करता हूं एक महाद्वीप को। क्लियर? और ये कौन सी लाइन थी बच्चों? तो आई थिंक आप सभी को याद होगा, इस लाइन को हमने कहा था ये भूमध्य रेखा है। क्लियर? इसको हमने कहा था भूमध्य रेखा। अब ध्यान से सुनिएगा, भूमध्य रेखा। क्लियर? अब मैंने आपको यह चीज समझाई थी, शायद आप सभी को बेहतर तरीके से याद होगा कि कर्क रेखा, इस रेखा को हमने कर्क रेखा नाम दिया था, इस रेखा को हमने मकर रेखा नाम दिया था, और मैंने आपको समझाया था कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा से चलने वाली कुछ पवने हैं, जो पवने जो है वो किसी भी स्थलखंड में उसके पश्चिम की दिशा से और सागर के रिस्पेक्ट में पूर्व की दिशा से चलते हुए प्रवेश करती हैं। शायद आप सभी इसका आंसर दे पा रहे होंगे। अगर आप सभी ने प्रीवियस वीडियो देख रखा होगा तो इन पवनों को कहा जाता है व्यापारिक पवने। क्लियर? और ये इस प्रकार से व्यापारिक पवनों का किसी भी स्थलखंड में आगमन होता है। शायद आप सभी को अब याद आ रहा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने YouTube में अपनी क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज में एक्सप्लेन कर रखा है। आप पाएंगे कि कर्क रेखा के सापेक्ष इस प्रकार से पवनों का आगमन होता है। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि मकर रेखा से भी स्थलखंड अर्थात सागर से स्थलखंड की ओर पवनों का यह प्रवाह देखने को मिलता है।
और आप सभी ने शायद उस वीडियो को बेहतर तरीके से समझा होगा। मैंने वहां एक्सप्लेन करा था या समझाया था कि इस प्रकार से जो पवनों का आगमन होता है, यही कारण है कि हर एक महाद्वीप में आप एक जनरल एल्गोरिदम देखेंगे कि उस महाद्वीप के पूर्वी भाग में आपको सामान्यतः जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अर्थात उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का उपस्थिति देखने को मिलेगी, तथा अगर आप उसके पश्चिमी भाग में देखेंगे तो आपको वहां पर मरुस्थलों की उपस्थिति देखने को मिलेगी। यह हमने उस वीडियो में देखा था। और बच्चों, यही व्यापारिक पवनों, इन्हीं पवनों के बारे में, इन्हें हम ट्रेड विंड भी कहते हैं, याद रखें, इसे हम ट्रेड विंड अर्थात व्यापारिक पवने, ये भी कहते हैं। और अब याद रखिएगा, ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनों, इसी के सापेक्ष में अब हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? अब याद रखें, हम इसे वापस जूम आउट करते हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा। आप अपना कंसंट्रेशन अब ब्रेक नहीं कर सकते। क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखें। चलिए, अब बच्चों, अगर मैंने आपसे कहा कि इस प्रकार से व्यापारिक पवनें इस स्थलखंड से बाहर निकल रही हैं, इस एरिया से इस प्रकार से बाहर निकल रही हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि वास्तविकता यह है कि हर एक स्थलखंड में आपको इस प्रकार से जो है वो व्यापारिक पवनें आती हुई दिखेंगी। जैसे ही दक्षिण अमेरिका में व्यापारिक पवनों का आगमन होगा, दक्षिण अमेरिका के इस भाग में जो है ये पवनें इस क्षेत्र में आपको बनाती हुई दिखेंगी विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावनों अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट की उपस्थिति। इसके पश्चात जब ये पवनें बाहर निकलेंगी तो बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको वहां समझाया था कि क्या कारण है कि हर एक महाद्वीप के अंदर, हर एक महाद्वीप के केस में, जैसा कि अभी मैं अगर यहां जूम आउट करूं तो समझिएगा, हर एक महाद्वीप के सापेक्ष आप पाएंगे कि इस भाग में गर्म जलधारा तथा इस भाग में ठंडी जलधारा की उपस्थिति देखने को मिलती है। तो यहां समझिएगा बच्चों, हमने प्रीवियसली इस बारे में डिस्कशन भी करा था कि वास्तविकता यह है कि जैसे ही व्यापारिक पवनें किसी स्थान पर पहुंचेंगी, अब ध्यान से देखें, क्लियर? ये देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि व्यापारिक पवनें जब इस दिशा से इस दिशा की ओर चलना प्रारंभ करेंगी तो उस कंडीशन पे क्या होगा, तो समझिएगा कि जैसे ही व्यापारिक पवनें इस दिशा में आएंगी तो बताएं बच्चों, सागर से चलते हुए आने वाली ये व्यापारिक पवनें जिस समय सागर से चल के इस स्थलखंड में प्रवेश करेंगी तो उस समय हम पाएंगे कि ये सागर की सतह से, अगर मैं इसे यहां ड्रॉ करूं स्मॉल सा, तो ध्यान से देखिएगा, देखिए कुछ इस प्रकार का इफेक्ट होगा। अगर मैं इसे यहां ड्रॉ करूं तो ये एक स्थलखंड है, क्लियर? और अगर मैं कहूं इसके आसपास आपको इस प्रकार से यह देखने को मिलेगा, यह एक सागरीय भाग है, क्लियर? यह है सागर। इसी प्रकार यहां भी है सागर, क्लियर? अब अगर मैं आपसे करूं कि व्यापारिक पवनें जब इस स्थान पर प्रवेश करेंगी तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यह जो क्षेत्र आप देखेंगे यहां से चलते हुए जब पवनें आएंगी तो बच्चों आप पाएंगे कि पवनों के द्वारा सागर के ऊपर के जल को धक्का देते हुए, खिसकाते हुए इसे रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा स्थलखंड की ओर। अब आप समझिएगा, सहज कॉमन सेंस लगाएं कि जब सनलाइट आएगी, सूर्य का प्रकाश आएगा, तो सूर्य के प्रकाश के आने के साथ जो सागर का ऊपरी भाग है, अब यहां एक टर्म नोट करें, मैं एक शब्द कह रहा हूं उसे ध्यान से नोट करेंगे आप, इसे कहा जाता है फुटिक जोन, अर्थात इसे मैं लिख दूं पॉइंट, फुटिक जोन। अब ये क्या होता है फुटिक जोन? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों कि सागर के अंदर जो सनलाइट है, ये सनलाइट जो है वो मात्र 200 मीटर
की गहराई तक ही प्रवेश कर पाती है। अर्थात जब सूर्य का प्रकाश आता है सागर की सतह पर तो वो मात्र 20 मीटर की गहराई तक, 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश कर पाता है और इस 200 मीटर की गहराई तक का जो सागरी जल है यह गर्म होता है। इसके नीचे आप जाएंगे तो सागरी जल का तापमान जो है वो कम होता जाता है। इस 200 मीटर की गहराई तक के क्षेत्र को कहा जाता है फुटिक जोन। और याद रखिए जो व्यापारिक पवने हैं ये पवने अपने प्रवाह की दिशा में चलते समय सागर की सतह के फुटिक जोन के जल को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में। तो आप पाएंगे कि इस भाग में जो सागर का जल है इसका तापमान कैसा हो जाएगा बच्चों? इसका तापमान हो जाएगा उच्च। क्लियर? उच्च तापमान। ओके। और इसी प्रकार जब ये पवने चलते हुए यहां से बाहर निकलेंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से जब ये बाहर निकलेंगी तो बताओ बच्चों यहां जो उपस्थित जल है जो फुटिक जोन का है इसे धक्का देके कॉन्टिनेंट से दूर ले जाएंगी और जब दूर ले जाएंगी तो सागर का जल जो नीचे है और ठंडा है वो ऊपर की तरफ आएगा। और यही कारण है कि आप पाएंगे कि स्थल खंड के पश्चिम की दिशा में आपको यहां पर उपस्थिति दिखेगी किसकी? ठंडे जल की। क्लियर? अर्थात यहां आपको देखने को मिलेगा शीतल जल। और याद रखिए यही डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली बनाती है कौन? व्यापारिक पवने। अर्थात व्यापारिक पवने किसी भी स्थलखंड के पूर्वी भाग में गर्म जलधारा तथा पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा का निर्माण करा देती है। और बस बच्चों यही हमें समझना है कि वास्तविकता में होता यह है कि, अब देखें ध्यान से, अगर मैं इसे जूम करूं तो ध्यान से देखिएगा। अब देखें बच्चों ये जो पवनें चलती हुई आ रही हैं जब ये इस स्थान से निकलेंगी तो याद रखिए यहां पर जो जल बनेगा, यहां पर जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र बनेगा, इस क्षेत्र के जल का तापमान कम हो जाएगा। और याद रखिए इस कम तापमान वाले क्षेत्र को हम कहते हैं कि यह एक ठंडी जलधारा है, जलधारा है। और याद रखिए ये पवनें इस दिशा से चलना प्रारंभ करेंगी। अब ये पवनें इस प्रकार से चलती हुई जाएंगी। क्लियर? और जब ये पवनें इस दिशा से चलेंगी तो याद रखिए ये चलते हुए कहां पहुंचेंगी? तो आई थिंक आप सभी अंदाज लगा पा रहे होंगे इनकी दिशा को देखकर कि ये पवनें चलती हुई पहुंचेंगी कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर? और ये इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में इनका आगमन होगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा जिस समय बच्चों इनका आगमन होगा ऑस्ट्रेलिया में, अब जिस समय ये सागरीय क्षेत्र को छोड़कर स्थल खंड में प्रवेश करेंगी तो याद रखिए स्थल खंड जो है वो सागर की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये पवनें भी इस दिशा से गर्म होंगी और गर्म होने के बाद ये ऊपर की दिशा में जाएंगी। क्लियर? अब इस डायग्राम को मैं 3D में प्लॉट करने वाला हूं तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसे इस प्रकार से साइड करूं और हम इसे इस तरीके से थोड़ा एडजस्ट कर दें, अब देखिएगा ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो क्षेत्र हमने देखा अभी तक, ये क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का। क्लियर? ये हमने देखा, ये है ऑस्ट्रेलिया। और बच्चों ध्यान से देखिए ये जो क्षेत्र हमने देखा ये है वास्तविकता में क्या? ये है दक्षिणी अमेरिका। क्लियर? तो अब समझिएगा कि जो पवनें, व्यापारिक पवनें चलती हुई आ रही थी वो इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका में इस तरीके से नीचे आई। क्लियर? और नीचे आने के पश्चात ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ प्रवाहित हुई। अब ध्यान से देखें जब ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगी तो याद रखिए ये गर्म होंगी, गर्म होने पर ये ऊपर उठेंगी। और अब मूवमेंट ऑफ ट्रुथ, याद रखिए ये जो पवनें ऊपर जाएंगी तो आप सभी ने अगर क्लाइमेटोलॉजी की प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो आप सभी को याद होगा कि पवनें जब ऊपर जाती हैं बच्चों तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या होता जाता है?
ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता जाता है, और कम होने पर कौन सी क्रिया होगी? तो यहां क्रिया होगी संघनन की, और संघनन की क्रिया से किसका निर्माण होगा? मेघों का, और मेघों के निर्माण होने के पश्चात क्या होगी? बारिश होगी। और यही कारण है कि आप पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दिखेगा। और कारण क्या है? कारण यह है कि इस स्थान पर वर्षा पर्याप्त होती है। अब ध्यान से देखें, जैसे ही ये पवनें ऊपर की दिशा में जाएंगी, टेम्परेचर कम अर्थात तापमान कम होने जाने के कारण ये पवनें ठंडी होकर भारी हो जाएंगी, और भारी होने के पश्चात ये इस प्रकार से इस दिशा में गिरना प्रारंभ करेंगी। और याद रखिए, ये जो डिफ्यूजन है, ये जो पवनों का नीचे की दिशा में आना है, अब ये एक सेल यहां पर कंप्लीट होती हुई आपको दिखेगी, जहां पर ऑस्ट्रेलिया से पवनें ऊपर की दिशा में तथा दक्षिण अमेरिका से पवनें जो है वो नीचे की दिशा में आ रही हैं। और याद रखिए कि जिस समय हमने क्लाइमेटोलॉजी की फर्स्ट सेकंड क्लास देखी थी, उसी समय मैंने आपको समझाया था कि जब कभी पवनों का नीचे की दिशा में अर्थात ऊपर से नीचे की दिशा में पवनों का प्रवाह होगा, उस स्थिति में कभी भी उस स्थान पर वर्षा नहीं होगी। और यही कारण है बच्चों कि आप पाएंगे कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलेगा आटाकामा का मरुस्थल। जस्ट अ सेकेंड, हम इसे थोड़ा सा रीएडजस्ट कर ले। यहां आपको देखने को मिलेगा आटाकामा का मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल, क्लियर। और याद रखिए आटाकामा मरुस्थल क्यों है? इस मरुस्थल की उपस्थिति का मुख्य कारण यह है कि पवनें, व्यापारिक पवनें जो इस स्थान से इस दिशा में चलेंगी, वो सागर के इस क्षेत्र के जल का तापमान कम कर देंगी। तापमान कम होने से पवनें जो है ठंडी होकर नीचे आना प्रारंभ होंगी, और इसी प्रकार से चलते हुए पवनें जब इस दिशा में आएंगी तो याद रखिए कि पवनें ऊपर की दिशा में जाएंगी। गर्म होने पर यहां पर वर्षा अधिक होगी, और याद रखिए कि ये पवनें जो है इस प्रकार से वर्षा कराने के पश्चात ठंडी होकर दूसरी दिशा में गिरेंगी, और ये एक सेल बनेगी। और याद रखिए इस सेल को क्या कहा जाता है? तो इस सेल की डिस्कवरी करी थी वॉकर नामक एक वैज्ञानिक ने, इसीलिए इसे वॉकर सेल भी कहा जाता है। अब याद रखें बच्चों कि वॉकर सेल ही जिम्मेदार है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा के लिए तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में आटाकामा मरुस्थल के निर्माण के लिए। और यह भी याद रखिएगा कि जो आटाकामा मरुस्थल है, यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। और यह भी याद रखिएगा बच्चों कि अगर मैं आपसे कहूं कि आटाकामा मरुस्थल कितना सूखा है, तो वास्तविकता यह है कि आटाकामा मरुस्थल में लास्ट 25 साल में अगर हम फ्लड अर्थात बाढ़ की कंडीशन को हटा दें, तो याद रखिएगा इस क्षेत्र में आप पाएंगे कि लास्ट 25 साल में मात्र 20 सेंटीमीटर बारिश हुई है। परंतु ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और अल नीनो और ला नीना के प्रभाव के कारण इस क्षेत्र में आप पाएंगे कि यहां पर फ्लड अर्थात बाढ़ तक देखने को मिली। जहां 20 सालों में 20 सेंटीमीटर बारिश नहीं थी बच्चों, उस स्थान पर आप पाएंगे कि यहां आपको एक ही दिन में 5 से 10 सेंटीमीटर बारिश हो गई। अब सोच कर देखें, जो क्षेत्र, जो एरिया, जो ज्योग्राफिकल रीजन 20-25 सालों से सूखा हो, उस स्थान पर अचानक से वर्षा अधिक होने पर कितने मास लेवल पर, कितने वृहद स्तर पर अपक्षय तथा अपर्दन हुआ होगा। और यह याद रखिए, शायद आप सभी को पता होगा, और अगर नहीं पता तो बेहतर तरीके से इसको समझ लें कि प्रकृति जिस भी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी को अर्थात जिस भी भौगोलिक इकाई को बनाती है, याद रखिए उसका एक महत्व होता है। और वास्तविकता में हमें ऐसा लगता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र जो है उनका खास कोई इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो याद रखिए बच्चों, इंडिया या कोई भी देश, वास्तविकता में उसकी इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है फूड, और फूड अर्थात फसलें, क्रॉप, और क्रॉप के लिए इसेंशियल चीज है फर्टिलाइजर अर्थात रासायनिक उर्वरक। और याद रखिए कोई भी मरुस्थल जो है वो हॉटस्पॉट होता है उर्वरक उत्पादन का। और किस प्रकार से उर्वरक का उत्पादन करता है, तो याद रखिए मैं 10 सेकंड में आपसे एक स्टेटमेंट कहने वाला हूं, और इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो भी वैल्यू एडिशन सीरीज में लेकर आऊंगा। याद रखिए कि हर एक मरुस्थल की अपनी एक वास्तविकता में इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है। कैसे? तो याद रखें
कि जिस भी स्थान पर मरुस्थल होगा उसके सामने आपको सागर देखने को मिलेगा, क्योंकि मरुस्थल जो है वो सागरों के या महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में होते हैं। अब सागर के समीप होने पर आपको हमेशा मरुस्थल के सामने क्या दिखेगा? ठंडी जलधारा। और याद रखिए, ठंडी जलधारा का क्षेत्र जब गर्म जलधारा से मिलता है तो वहां पर फिशरी का हॉटस्पॉट होता है, अर्थात वहां मत्स्य की उपस्थिति बहुत ज्यादा होती है, मछली बहुत ज्यादा उपस्थित होती है। और ये जो मछलियां उपस्थित होती हैं, याद रखिएगा, इनको पकड़ने के लिए वहां फिशरमैन तो होते ही हैं, मछुआरे तो होते ही हैं, साथ में वहां आती हैं बर्ड्स अर्थात चिड़ियां। और याद रखिए, जो पक्षी हैं, ये पक्षी खाने आते हैं किसे? फिश को। और लेकिन याद रखें, पक्षी जो है वो कभी भी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, महासागर पार करके नहीं जाता। अर्थात अगर आटाकामा मरुस्थल के सामने इस स्थान पर एक ठंडी जलधारा है तो पक्का है कि इस स्थान पर आपको क्या देखने को मिलेंगी? मछलियां देखने को मिलेंगी। मछलियां देखने को मिलेंगी तो उनको खाने के लिए कौन आएंगे बच्चों? पक्षी आएंगे। और याद रखिए, अगर पक्षी आते हैं तो दूसरे महाद्वीप नहीं जाएंगे, वो इसी रेगिस्तान वाले क्षेत्र में जो है वो आवास लेंगे। और याद रखिए, पक्षी जो है वो यूरिन नहीं करते, अर्थात इनका एक्सक्रीटा डाइल्यूटेड होता है। और एनी टाइप ऑफ एक्सक्रीटा अर्थात किसी भी प्रकार का ह्यूमन बॉडी या किसी भी बॉडी का, किसी भी एनिमल का वेस्ट हर बार रिच होता है नाइट्रोजन से। अर्थात जो बर्ड ड्रॉपिंग होती हैं, हर एक मरुस्थल के अंदर आपको एक ना एक स्थान जरूर देखने को मिलेगा जहां बहुत ज्यादा बर्ड ड्रॉपिंग हो, अर्थात चिड़ियों के द्वारा जो एक्सक्रीटा आता है, जो बर्ड ड्रॉपिंग आती है, वो बर्ड ड्रॉपिंग जो है एक ही स्थान पर इकट्ठा होने से बर्ड ड्रॉपिंग रॉक्स बन जाती हैं। और याद रखिए, जो बर्ड ड्रॉपिंग रॉक्स होती हैं, अर्थात चिड़ियों के एक्सक्रीटा से, मल से बनने वाली जो चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होती है नाइट्रोजन। और ध्यान से देखिए, आप जो फर्टिलाइजर, आप जो उर्वरक खेतों में उपयोग करते हैं, उस उर्वरक में एक कॉमन सा नाम है यूरिया। और याद रखिए, यूरिया में 78% तक नाइट्रोजन होता है। क्लियर? और यही वो कारण है कि किसी भी मरुस्थल का अपना एक बड़ा और वृहद कंट्रीब्यूशन होता है नेशन की इकोनॉमी में, क्योंकि किसी भी नेशन की इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन उसके एग्रीकल्चर का होता है। और एग्रीकल्चर के लिए हर बार रासायनिक उर्वरक अर्थात केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स उपयोगी होते हैं। और इनके निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल, रॉ मटेरियल होती है बर्ड ड्रॉपिंग रॉक्स। और ये रॉक्स उपस्थित होती हैं कहां पर? मरुस्थलों में। अब याद रखिएगा बच्चों कि आटाकामा का मरुस्थल विश्व के सबसे शुष्क मरुस्थलों में से एक है। इसकी अपनी खुद की एक इंडस्ट्री है। आटाकामा मरुस्थल पे बेस बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो पेरू में उपस्थित हैं। और याद रखिए, सारी इंडस्ट्रीज विद इन फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में समाप्त हो गई। ये कैसे हो गई? तो इसका मुख्य कारण था, जिन रॉक्स को बनने में 10-20 साल का टाइम लगा, आधे एक घंटे में होने वाली बारिश ने जो है उन रॉक्स को बहाकर पानी के अंदर छोड़ दिया। अब समझिएगा कि यह स्थिति कैसे आई। तो पहले इसे समझें कि ऑस्ट्रेलिया की ओर व्यापारिक पवनों का प्रवाह, इनका ऊपर जाना और इस प्रकार से वर्षा कराना, यह नॉर्मल कंडीशन है। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं आपसे कहूं कि इस नॉर्मल कंडीशन में आप पाएंगे कि इसका भारत पर भी प्रभाव है। अब यह प्रभाव किस प्रकार से है? तो चलिए अब हम इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। क्लियर? थोड़ा इसे साइड कर दें और अब आ जाएं इस दिशा में। तो चलिए अब हम इस डायग्राम को कंप्लीट कर देते हैं। अब याद रखिए, यहां से पवनें ऊपर गई थी, ऊपर जाने के बाद एक पवन इस दिशा में गिरी। अब याद रखिए, इसी प्रकार से एक पवन ऊपर गई थी। और यहां ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो क्षेत्र है, यहां पर जब पवनें ऊपर गईं तो इस प्रकार से हिंद महासागर के बीच में भी इसकी एक ब्रांच गिरी होगी। और ये पवनें जो है वो इस स्थान पर भी गिरी। और याद रखिए, पवनें इस प्रकार से चलते हुए आ रही थी, ऑस्ट्रेलिया को पार करा इन्होंने। और पार करने के बाद अब देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं आपसे यह चीज कह रहा हूं कि इधर आप पाएंगे कि एक लिम इस प्रकार से ऊपर गया और ये जब गिर के आई तो ये पवनें इस दिशा से बाहर भी निकली हैं। तो ये पवनें इस प्रकार से बाहर निकली, तो बाहर निकलने के पश्चात ये इस प्रकार से आगे की दिशा में आएंगी। और साथ में जो पवनें ऊपर गिरी थी, ऊपर की दिशा में चली थी, वो एक इधर आई हैं और एक जो है वो इस लिम पे भी गिरेगी। और याद रखिए, यहां पर हिंद महासागर के अंदर आप पाएंगे कि यहां बनेगा उच्च
वायुदाब क्षेत्र। अब ये याद रखें कि अगर यहां पर उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण हुआ है तो ये पवनें इस प्रकार से चलती हुई यहां आएंगी। आने के पश्चात जब ये भारत की ओर जाना प्रारंभ करेंगी तो बताएं बच्चों, भारत में यहां पर कौन सा क्षेत्र है? तो इस समय जब आप ये मौसम देख रहे हैं, यानी कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जिस समय भारत में मॉनसून आता है, इसे कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु। और याद रखिए, जो ग्रीष्म ऋतु है, इस ग्रीष्म ऋतु के समय हमारे यहां तापमान अर्थात टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर लो होता है, और इस प्रकार से व्यापारिक पवनें भारत में आने के लिए बढ़ती हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कंडीशन में जब हिंद महासागर में यहां पर उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है तो याद रखें, यह उच्च वायुदाब का क्षेत्र वास्तविकता में सपोर्ट करता है भारत के अंदर आने वाले मॉनसून को। क्यों? क्योंकि यहां पर जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र बना, इस उच्च वायुदाब क्षेत्र ने हवाओं को, व्यापारिक पवनों को इस दिशा में चलने में सहायता प्रदान करी थी। तो याद रखिएगा कि जो नॉर्मल कंडीशन है, अर्थात जो सामान्य परिस्थिति है, इस सामान्य परिस्थिति में आप पाएंगे कि जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो सामान्य परिस्थितियों में आप पाएंगे कि और ये जो वॉकर सेल चलना प्रारंभ होती है, इस वॉकर सेल की उपस्थिति में आपको देखने को मिलेगा कि पवनें ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगी, इस प्रकार से ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेंगी, ऑस्ट्रेलिया में बारिश होगी, एक लिम जो है वो इस प्रकार से चलता हुआ नीचे आएगा और एक लिम जो है इस प्रकार से ऊपर चल के भारत के हिंद महासागर के समक्ष इस स्थान पर गिरेगा। गिरने पर यह भारतीय उपमहाद्वीप के मॉनसून को स्ट्रेंथन करेगा, इसे जो है और ज्यादा इंटेंसिफाई करेगा। परंतु अब यहां ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि यह जो स्थिति है, अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर कभी ऐसा हो, और मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, यह है दक्षिण अमेरिका, क्लियर बच्चों, यह है ऑस्ट्रेलिया, और यहां आपको कहीं पर दिखेगा इंडिया। क्लियर? अब देखिए, जो सामान्य परिस्थिति थी, उस सामान्य परिस्थिति में हो यह रहा था कि व्यापारिक पवनें जो इस दिशा से चल रही थी वो इस प्रकार से आई, चलते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंची, और ये जो कंटिन्यूएशन है, इसके बाद ये ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये इस प्रकार से नीचे आई, इसी का एक लिम इस प्रकार से ऊपर गया, यहां पर आया, यहां पर आने पर हाई प्रेशर बना, और हाई प्रेशर बनने के कारण हवाएं जो है वो इंडिया की तरफ गई। ये नॉर्मल कंडीशन थी। अब अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसा हो या कुछ ऐसी परिस्थितियां जिनके बारे में हमें नहीं पता, परंतु उनकी उपस्थिति के कारण हुआ ये कि ये जो व्यापारिक पवनें हैं, ये व्यापारिक पवनें उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो इस क्षेत्र के जल का तापमान कम कर पाए। क्लियर? तो हुआ क्या? हुआ ये बच्चों कि इस क्षेत्र में चूंकि आटाकामा का मरुस्थल है, एक गर्म क्षेत्र है, पवनें यहीं से ऊपर उठना स्टार्ट कर दे, और ऊपर इतना स्टार्ट करेगी तो बताएं बच्चों कि जिस समय ये पवनें ऊपर उठेंगी उस समय क्या होगा? तो उस समय जो है वो पवनों का तापमान ऊंचाई के साथ कम होता जाएगा, और कम होने पर ये ठंडी होंगी और यहीं पर मेघों का निर्माण हो जाएगा, और ये जो मेघों का निर्माण होगा वो आटाकामा के क्षेत्र में वर्षा करा देगा। अब हमें यह बिल्कुल नहीं पता कि क्या कारण है कि व्यापारिक पवनें कभी कभार उनकी इंटेंसिटी इतनी कम क्यों हो जाती है यह पता है, क्यों हो जाती है इसका परफेक्टली आंसर अभी तक साइंटिस्ट के पास नहीं है। क्लियर? तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि पवनें इस प्रकार से ऊपर की दिशा में जाएंगी और ऊपर की दिशा में जाने पर ये ठंडी होंगी, ठंडी होने पर ये इस प्रकार से नीचे आएंगी, और याद रखिए जब ये पवनें चलते हुए नीचे आएंगी तो आपको देखने को मिलेगा ये एक 3D मैनर में होता है, अर्थात पवनें ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये चारों दिशा में नीचे गिरती हैं, तो इसका एक ब्रांच सामने गिरेगी, जहां सामने आपको एटलस में पेज नंबर 67, और अगर आप दूसरा एटलस यूज कर रहे हैं तो 78 के आसपास दक्षिण अमेरिका दिखेगा, और आपको सामने यहां पर देखने को मिलेंगे कैरेबियन आइलैंड, और कैरेबियन आइलैंड्स के सामने जब ये गिरेगी बच्चों, तो कैरेबियन आइलैंड्स में नीचे आने से वहां पर जो है
वो वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी, हरिकेन्स कम आएंगे, यूएसए में भी आने वाले हरिकेन्स कम हो जाएंगे, क्योंकि हरिकेन्स के बनने के लिए लो प्रेशर सेंटर जरूरी है, और इस प्रकार से हवा का नीचे आना उस क्षेत्र में प्रेशर को बढ़ा देगा। क्लियर? और यही कारण है कि अभी जब आप देखेंगे कि इंडिया का मॉनसून वीक हो जाएगा, उसी समय कैरेबियन आइलैंड्स में भी वर्षा कम होगी, वहां पर भी हरिकेन्स कम हो जाएंगे, यूएसए में भी हरिकेन कम हो जाएंगे, और याद रखिए डाउनवर्ड आने पर यूएसए और कनाडा में जो विंटर्स हैं वो भी डाइल्यूटेड हो जाएंगे। कैसे? तो अभी हम देखते हैं। तो देखिए इस प्रकार से पवने जो है चलते हुए नीचे गिरेंगे, एक जाएगा कैरेबियन आइलैंड्स के साइड, और इसी प्रकार से एक जो है वो चलते हुए गिरेगी किस स्थान पर? तो आप पाएंगे कि चलते हुए आएगी ऑस्ट्रेलिया में। और जहां ऑस्ट्रेलिया में पहले हमने देखा था, नॉर्मल कंडीशंस में हमने देखा था कि जो पवन है जब नीचे आ रही थी तो वो इस डायरेक्शन से रही थी, और जब उठ रही थी तो ऑस्ट्रेलिया के साइड से उठ रही थी। तो याद रखिए जब ऑस्ट्रेलिया के साइड से इस प्रकार से पवनें नीचे आएंगी तो ऑस्ट्रेलिया में, अब मुझे बताएं बच्चों, क्या इस स्थान पर वर्षा हो पाएगी? तो बच्चों इस स्थान पर वर्षा नहीं हो पाएगी। और याद रखिए नहीं हो पाएगी तो इसका मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलिया में क्या आ जाएगा? सूखा। और यह याद रखिएगा कि पवनें इसके पश्चात यहां से इस दिशा में चलना प्रारंभ होंगी, और ये इस दिशा में क्यों चलना प्रारंभ होंगी? तो याद रखिए यहां पर जब पवनें आएंगी तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों? प्रेशर हाई, और यहां पर क्या हो जाएगा? प्रेशर लो। और याद रखिए पवनों का प्रवाह किस प्रेशर से किस प्रेशर की ओर? उच्च से निम्न की ओर होने लगेगा, और ये जो सेल है ये हो जाएगी उल्टी। अब याद रखिए ये है रिवर्सल ऑफ सेल, वॉकर सेल, और इसे ही कहा जाता है अल नीनो। याद रखिए इसे कहा जाता है अल नीनो। अब इस अल नीनो से भारत को क्या प्रभाव आएगा? तो समझिएगा बच्चों कि इस अल नीनो के कारण जिन पवनों को अगर ये ऊपर जाती तो गिरती कहां पर? यहां हिंद महासागर में, इसे कहा जाता है इंडियन ओशन। और याद रखिए जिन पवनों को इंडियन ओशन में गिरकर यहां पर हाई प्रेशर बनाना था, हाई प्रेशर, बनाना था, ये पवनें यहां ना गिर के दूसरे स्थान पर चली गई हैं। और यही कारण है कि जो पवनें ऑस्ट्रेलिया से अब चलती हुई यहां आएंगी उन पवनों की मात्रा कम होगी। और याद रखिए यहां मात्रा कम होने से जो पवनें इस स्थान से इस स्थान पर आई हैं उनकी मात्रा कम होने से जब ये भारत में प्रवेश करेंगी, अर्थात इनका आगमन भारत में होगा, तो याद रखिए भारतीय मॉनसून भी वीक हो जाएगा, क्योंकि हम इन्हीं पवनों को वास्तविकता में क्या कहते हैं बच्चों? मॉनसून। तो याद रखिए ये जो पवनें हैं ये हैं दक्षिण, जस्ट अ सेकेंड, इन पवनों को कहा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। और याद रखिए ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये हो जाएगा क्या? अब कमजोर। और यही कारण है कि आप पाएंगे जब कभी पैसिफिक ओशन अर्थात प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, इस स्थान पर यदि पवनों के चलने की दिशा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, अर्थात अगर प्रशांत महासागर में, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं आपसे कहूं कि यदि प्रशांत महासागर में जो चलने वाली पवनें हैं ये ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अमेरिका की तरफ हैं, फाइन, अर्थात साउथ अमेरिका की तरफ है, तो याद रखिएगा इस समय भारत में आपको देखने को मिलेगा
इंडिया में आपको देखने को मिलेगा सूखा। और याद रखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रशांत महासागर में यदि पवनों का प्रवाह किस दिशा में है, ऑस्ट्रेलिया से, इनका प्रवाह देखने को मिले आपको किस दिशा में बच्चों, जस्ट सेकंड, रॉन्ग हो गया। यदि पवनों का प्रवाह, एक सेकंड, यदि पवनों का प्रवाह आपको देखने को मिले साउथ अमेरिका से, साउथ अमेरिका से किस दिशा में, ऑस्ट्रेलिया की दिशा में, तो याद रखिए इस समय भारत में क्या प्रभाव आएगा, तो इस समय भारत में अर्थात इंडिया में आपको पर्याप्त वर्षा देखने को मिलेगी। और याद रखिए कभी कभार यह वर्षा ज्यादा भी हो जाती है, इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी एक्सट्रीम कंडीशन में भारत में आपको बाढ़ भी देखने को मिलती है, फ्लड भी देखने को मिलती है। मॉनसून अगर ज्यादा आ जाए तो उस समय हम इसे बाढ़ कहते हैं। तो याद रखिए प्रशांत महासागर में चलने वाली पवनों की दिशा से भारतीय उपमहाद्वीप में आपको दो कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। एक वो कंडीशन है जब नॉर्मल रहे, नॉर्मल रहने पर हो सकता है कि अगर नॉर्मल की एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए तो उसे बाढ़ कहा जाता है, और अगर पवनों के प्रवाह की दिशा में रिवर्सल हो जाए तो उसे जो है वो सूखा कहा जाता है। तो अब मैं आपको यहां पर फाइनल स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, तो याद रखिए अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको यह पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मैं इसे शाम तक अपलोड कर दूंगा। अब याद रखिए मैं आपसे फाइनल स्टेटमेंट यह बोलना चाहता हूं, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में किसी कारणवश, अब दो स्थितियां हैं और इसी दो स्थितियों के अनुसार आपको देखने को मिल जाएगा अल नीनो तथा ला नीना। ध्यान से देखिएगा मैं क्या स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, यह है प्रशांत महासागर, और यदि प्रशांत महासागर में पवनों का प्रवाह ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से ये चल रही हैं दक्षिण अमेरिका की तरफ, दक्षिण अमेरिका, तथा एक स्थिति होगी जब पवनें चलना प्रारंभ करेंगी दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से किस ओर बच्चों, तो ये जाएंगी ऑस्ट्रेलिया की ओर। याद रखिए जब ऑस्ट्रेलिया से इनका प्रवाह दक्षिण अमेरिका की ओर होगा तब क्या प्रभाव होगा, और जब दक्षिण अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर होगा तब क्या होगा। क्लियर? तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी समझाया कि अगर परिस्थितियां सामान्य हैं तो दक्षिण अमेरिका से किस ओर होगा, ऑस्ट्रेलिया की ओर होगा। और याद रखिए जब सामान्य परिस्थिति है अर्थात दक्षिण अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ इनका प्रवाह है, तो याद रखिए इस समय भारत में होगी पर्याप्त वर्षा, और कभी कभार फ्लड भी आ सकता है। भारत में क्या होगा बच्चों, भारत में पर्याप्त वर्षा होगी। क्लियर? और यह याद रखें कि जब भारत में पर्याप्त वर्षा होगी तो कभी कभार इसकी एक्सट्रीम कंडीशन यह हो सकती है कि भारत में क्या आ जाए बच्चों, बाढ़ आ जाए अर्थात फ्लड आ जाए। क्लियर? और यह भी याद रखें कि अगर इसका रिवर्सल होता है तो ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अमेरिका की तरफ आएगी, तो इससे भारत में क्या होगा बच्चों, तो इससे भारत में आपको देखने को मिलेगा कि सूखा और कभी कभार जो है वो अकाल जैसी, फेमाइन जैसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। क्लियर? तो ये है सूखा की स्थिति। अब इस चीज को ध्यान रखें कि ये जो परिस्थिति है इसे कहा जाता है अल नीनो,
क्लियर, मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से लिख देता हूं। इसे कहा जाता है बच्चों अल नीनो, और बच्चों इसे कहा जाता है, इसकी अपोजिट स्थिति को, क्लियर, इसे कहा जाता है ला नीना। अब याद रखें, अल नीनो और ला नीना दोनों ही नॉर्मल से अलग कंडीशन है। जब नॉर्मल कंडीशन होती है तब होता यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया से चलने वाली पवनें हैं वो जो है वो अपनी दिशा में परिवर्तन कर लें या फिर ये परिवर्तन ना करें। अगर ना करें तो उसकी एक्सट्रीम कंडीशन होती है, उसे जो है वो लानीना कहा जाता है। और यदि ये परिवर्तन कर लें और ऑस्ट्रेलिया से चलना स्टार्ट कर दें किस दिशा में, दक्षिण अमेरिका की दिशा में, तो इसे ला नीना कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर में ये सब कुछ होता है और इसका कारण एकमात्र है व्यापारिक पवनें। और ये व्यापारिक पवनें कभी वीक और कभी स्ट्रांग होती हैं। अब याद रखें, ये कब वीक और कब स्ट्रांग होती हैं इसके बारे में हम सही प्रेडिक्शन नहीं लगा पाते। क्लियर हो गया सभी को? तो आई थिंक आप सभी को बेहतर तरीके से ये चीज समझ में आई होगी कि अल नीनो और ला नीना, इसे मैं जरा एडजस्ट कर दूं। याद रखें कि ये है अल नीनो और ला नीना। अगर आप इसका डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। आप पाएंगे कि ये जो है अल नीनो की स्थिति है और इसी प्रकार से आप पाएंगे कि यहां पर, एक सेकेंड, अगर मैं इसे एडजस्ट करूं, ओके, तो ये है नॉर्मल वॉकर सेल की स्थिति। क्लियर? तो हमने आज की इस क्लास में अल नीनो और ला नीना ये किस प्रकार से ट्रिगर होता है और ये किस प्रकार से क्षेत्रों को प्रभावित करता है इसके बारे में देखा था। अगर आप चाहें तो आप इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको इस चैनल पे डेली क्लासेस के पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।